हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुशल बरनवाल और आप सभी का आपका अपना चैनल मैथ्स ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं 12th क्लास के फिजिक्स में जो पहला चैप्टर है यानी कि विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र, उसमें कूलम्स लॉ के सदिश रूप के बारे में देख भी रहे हैं। हम लोग का हेडिंग है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ यानी कि कूलम के नियम का सदिश रूप। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, आप इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि कूलम्स लॉ क्या होता है और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल को। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि कूलम्स लॉ से कौन से फॉर्मूले आपको प्राप्त होते हैं। ये देखिए, आप कूलम्स लॉ से फॉर्मूला जो निकालते हैं वो आता है आपका एफ के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला आता है। लेकिन हम लोगों को ये वेक्टर फॉर्म में नहीं है, यह तो मैग्नीट्यूड देता है। बट आप जानते हैं क्या कि फोर्स है तो ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इसको वेक्टर फॉर्म में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और वेक्टर फॉर्म यानी जो कूलम्स लॉ है उसका वेक्टर फॉर्म लिखते हैं तो उससे हम लोगों को कौन कौन सी बातों का पता चलता है, उसके क्या महत्व है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कभी कभी आ सकता है क्या कूलम के नियम के सदिश रूप के महत्व को लिखें। तो हम लोग देखते हैं इस लेक्चर में कि क्या होने वाला है। आइए, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं क्या, ये दो डायग्राम बना देते हैं। दो डायग्राम क्या बनाएंगे, यानी कि दो चार्ज लेते हैं। अब जानते हैं कि जब कूलम्स लॉ है तो क्या करना पड़ेगा, हम लोग को दो चार्ज लेना पड़ेगा, दोनों के बीच कुछ ना कुछ दूरी रखना पड़ेगा। तो हम लोग कितना रखेंगे, r। तो पहले हम लोग इसको मान लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, देखिए लिखते हैं माना कि Q1 तथा Q2 दो आवेश हैं जो एक दूसरे से, दो आवेश हैं जो एक दूसरे से r दूरी पर, स्मॉल r है, r दूरी पर रखे गए हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब चित्र क्या है, तो यहां देखिए, इसमें दो चार्ज लेना है हम लोग को। ये Q1 लेते हैं और इससे कुछ दूरी पर, और दूरी कितना है, ये हम लोग का R दूरी लेना है। क्योंकि देख रहे हैं इसे लिखा भी गया क्या, R दूरी पर। यहां मान लीजिए हम लोग क्या Q2, और इसके जो बीच का डिस्टेंस है वह कितना है, तो वह डिस्टेंस है R। वो डिस्टेंस हम लोग का स्मॉल r। अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, हम लोग को बताना है इसका सदिश रूप। तो आप जानते हैं कि सदिश रूप है तो कुछ न कुछ डायरेक्शन होगा। बल कैसा राशि, सदिश राशि है, और जब सदिश राशि है तो उसमें डायरेक्शन होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके बीच जानते हैं आप क्या, कि अगर दो आवेशों के बीच जो बल लगता है, कहने का मतलब ये कि अगर हम लोग ये कहें कि इसके बीच जो लग रहा है बल वह F है, तो इस F का मतलब ये कि Q1 Q2 पर जो बल लगाता है वह भी F है, और Q2 जो Q1 पर बल लगाता है वो भी कितना है, F ही है। तो Q1 जब Q2 पर फोर्स लगाएगा तो उसका कुछ न कुछ तो दिशा होगा। तो हम लोग ये मानते हैं कि जो Q1 Q2 पर फोर्स लगा रहा है, तो हम लोग अगर दोनों के दोनों प्लस लेते हैं, ध्यान देंगे, दोनों के दोनों प्लस भी लेकर के बना सकते हैं, और एक प्लस एक माइनस लेकर के बना सकते हैं, या दोनों के दोनों माइनस लेकर के बना सकते हैं। कहने का मतलब ये कि आप ये Q1 Q2 दोनों के दोनों प्लस ले लीजिए, या फिर दोनों के दोनों आप क्या ले लीजिए, यहां पर माइनस ले लीजिए, ठीक है। या फिर आप इसको माइनस इसको प्लस, या इसको माइनस इसको प्लस, सबसे क्या आएगा, एक ही आएगा। हम लोग क्या करते हैं, यहां पर दोनों को प्लस रखते हैं। दोनों क्या करते हैं, प्लस। तो जब अगर दोनों के दोनों प्लस है तो ये इसको क्या करेगा, विकर्षित करेगा, यानी कि इस पर इधर फोर्स लगाएगा, तो ये फोर्स क्या लगा, F। अब ये बताइए, जब Q2 Q1 पर फोर्स लगाएगा तो ये भी क्या करेगा, इसको विकर्षित करेगा, तो इसको विकर्षित इस दिशा में करेगा, तो इधर भी आया क्या, इधर भी F। अब यहां ध्यान देना है कि इधर ये भी फोर्स F है, ये भी फोर्स F है, बट दोनों का डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। तो इसका डायरेक्शन किधर है, देख रहे हैं, Q1 से Q2 की ओर, Q1 से Q2 की ओर। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, F21, और ये डायरेक्शन लगा दिए। इसका मतलब क्या
F21 ये बताता है कि F21 क्या बताता है, तो F21 ये बताता है कि Q2 पर फोर्स लगा Q1 के द्वारा, जो पहले है उस पर फोर्स लग रहा है दूसरे के द्वारा, यानी Q2 पर फोर्स लग रहा है Q1 के द्वारा। तो वैसे ही ये बताइए Q1 पर फोर्स लग रहा है Q2 के द्वारा, तो क्या लिखेंगे, पहले ही बताइए किस पर फोर्स लगा, Q1 पर, किसके द्वारा, Q2 के द्वारा। तो जिस पर फोर्स लगा उसको पहले और जिसके द्वारा लग रहा है उसको बाद में। तो ये ऐसे हो गया, समझ में आ रहा है। फिर समझिए 2 पहले है, मतलब ये कि Q2 पर फोर्स लग रहा है, बाद में क्या है 1, तो Q1 के द्वारा। यहाँ पर पहले क्या है 1, यानी Q1 पर फोर्स लग रहा है, बाद में क्या है 2, तो Q2 के द्वारा। सही है। अब ये बताइए, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं क्या है कि चित्र से लिखते हैं, चित्र से ये बताइए F12 क्या बताता है। तो जब F12 आप अभी देखें क्या बताता है ये, तो Q1 या Q2 द्वारा Q1 पर लगने वाला बल, सही है। F12 क्या बताता है, तो जो पहला है 1 उस पर बल लग रहा है बाद वाले के द्वारा, यानी Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाला बल, ठीक है। फिर बात की जाए F21 ये क्या बताता है, तो पहले क्या है 2 यानी कि Q2 पर लग रहा है, बाद में क्या है 1 तो Q1 द्वारा, यानी कि Q1 द्वारा Q2 पर लगने वाला बल। अब ये बताइए, अब तो ये जानते हैं क्या कि फॉर्मूला अगर ये है F = K Q1Q2/R², ये तो परिमाण में होता है। तो जब अगर इसको डायरेक्शन देंगे तो किसी न किसी डायरेक्शन में देंगे ना, यानी इसको डायरेक्शन देंगे तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, मुझे मैग्नीट्यूड है तो उसको वेक्टर में बदलना होगा। क्यों, क्योंकि अगर फोर्स में डायरेक्शन दे रहे हैं तो इसमें भी डायरेक्शन मिलना चाहिए। और यहाँ से क्या देख रहे हैं कि फोर्स क्या बता रहा है, यहाँ पर केवल मैग्नीट्यूड बता रहा है, केवल क्या बता रहा है मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन कब बताएगा, तो आप 11वीं क्लास में पढ़े थे कौन सा वेक्टर, एक वेक्टर है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का काम क्या है, तो बस उसका काम यही है कि वह जिसमें मल्टीप्लाई करेगा उसको क्या करेगा, वेक्टर क्वांटिटी बना देगा। कहने का मतलब ये कि अगर 5 है, इसमें 5i कैप, इसका मतलब ये कि यह आई कैप क्या बताता है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। आई कैप क्या बताता है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। तो यह एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 5 है। पढ़े थे ऐसा। तो कहने का मतलब क्या कि यूनिट वेक्टर हम लोग क्यों लेते हैं, तो यूनिट वेक्टर हम लोग इसलिए लेते हैं कि जैसे ही उससे हम लोग किसी स्केलर में मल्टीप्लाई करेंगे उसको क्या कर देगा, वो वेक्टर क्वांटिटी में चेंज कर देगा। सही है। तो यहाँ पर ये जो फोर्स है इसका फॉर्मूला तो होता है K Q1Q2/R²। यह किस में होता है, स्केलर में। जैसे ही इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में चेंज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो किसी न किसी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन इसके डायरेक्शन में और F12 के लिए यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन इसके डायरेक्शन में। तो यहां से ये समझ में आता है हम लोग को कि अगर हम लोग देखें इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर इधर, समझ में आ रहा है। तो जब इधर हम लोग लेंगे डायरेक्शन तो क्या मिलेगा इसके लिए, यानी कि Q1 से Q2 के डायरेक्शन में, Q1 से Q2 के डायरेक्शन में इधर। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, लिखते हैं Q12, क्या लिखते हैं Q1 से Q2, तो R12 और इसे क्या कर देंगे कैप। फिर क्या, अगर हम लोग Q2 से Q1 की तरफ देखें तो इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा ऐसे, और ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R21 का कैप हो जाएगा ऐसे। अब ये बताइए यहां से फिर लिखा जाए, क्या लिखेंगे कि R12 का कैप, R12 का कैप ये क्या बताता है, तो ये बताता है Q1 से Q2 की दिशा में इकाई सदिश। क्या बताता है, इकाई सदिश। सही है। और R21 का कैप क्या बताता है, तो ये बताता है Q2 से Q1 की दिशा में, Q1 की दिशा में इकाई सदिश।
Q1 की दिशा में इकाई सदिश, सही है इतना। अब ये बताइए आप क्या जानते हैं, लिखते हैं कूलम के नियम से, कूलम के नियम से आप जानते हैं क्या कि F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई कितना R स्क्वायर, के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब यहाँ से ये बताइए हम लोग अगर ये निकालें देयरफॉर F12 तो F12 क्या बताएगा, F12 का मतलब ये F12 डायरेक्शन के साथ। तो ये तो समझ में आ रहा है क्या कि K Q1 Q2 और बटा कितना R स्क्वायर। अब इसमें हमको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है, तो कौन सा लिया जाएगा यूनिट वेक्टर, R12 का कैप या R21 का कैप। तो देखिए ये क्या बता रहा है F12 का देखिए डायरेक्शन किधर है, F12 का डायरेक्शन देख रहे हैं आप, इधर है, देख रहे हैं ऐसे है। तो इस डायरेक्शन में कौन सा है R12 या R21, तो आप देखेंगे तो R21 का कैप, इसका भी डायरेक्शन इधर ही है और F12 का डायरेक्शन भी इधर ही है, मतलब इसके साथ क्या आएगा ये R21 का कैप, R21 का कैप। आई होप कि अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब ये बताइए एंड अगर ये कहा जाए F12 तो हो गया, अब क्या लिखा जाए F21, तो F21 के लिए क्या लिखा जाएगा, फिर लिखा जाएगा वही K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब इसके लिए डायरेक्शन क्या लिया जाएगा, कौन सा यूनिट वेक्टर, तो F21 देख रहे हैं इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में कौन सा है, आप देखिए R12 का कैप, इसका भी डायरेक्शन इधर ही है और F21 का डायरेक्शन भी इधर ही है, तो हम लोग क्या लेंगे R12 का कैप, R12 का कैप। अब एक बात और बताइए, ये दोनों क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो जब यूनिट वेक्टर है तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा, बट डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, इसलिए क्या लिख देंगे यहां से R12 का कैप इक्वल टू R21 का कैप, बट माइनस साइन के साथ हो जाएगा। यहां से क्या R12 इक्वल टू माइनस R21, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं R21 का कैप इक्वल टू माइनस R12, किसी एक में माइनस लगा देंगे। माइनस क्यों लगाए, क्योंकि यह डायरेक्शन में क्या है, ऑपोजिट है, और इक्वल क्यों किए, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, सही है। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, इसी R12 कैप का वैल्यू यहां पर रखते हैं, तो क्या लिखेंगे F21 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और इस R12 कैप का वैल्यू ये यहां से रख दीजिए, क्या आ जाएगा यहां से माइनस R21 का कैप हो जाएगा ऐसे। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो जाएगा F21 वेक्टर इक्वल टू, इस माइनस को हम लोग पहले कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ से K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और ये क्या हो गया R21 का कैप यहाँ से। अब यहाँ से ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, अगर हम लोग इसको मान लें इक्वेशन फर्स्ट, सही है, और इसको मान लें इक्वेशन 2, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से, देखिए तो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, यानी कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से ये F21 सही है, क्या ये पूरा इस F12 का वैल्यू है, देख लीजिए K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर R21 का कैप, यहाँ देखिए K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर R21 का कैप, तो इसके जगह क्या रख सकते हैं ये F12, तो यहाँ से क्या आ जाएगा F21 इक्वल टू माइनस F12 आ सकता है। तो थोड़ा सा इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से मिटा देते हैं और तब लिख देते हैं, थोड़ा सा हो जाएगा हम लोग का, तो लिख देते हैं क्या समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से क्या आ जाएगा हम लोग का F21 वेक्टर इक्वल टू माइनस और इसका वैल्यू यहां से ये आ जाएगा क्या F12 का वेक्टर, तो ये आया हम लोग का रिजल्ट। अब यहां से ये बताइए, क्या आप 11th क्लास में पढ़े थे न्यूटन के गति का तीसरा नियम, वो भी यही है, यानी कि कूलम का नियम भी न्यूटन के गति के तीसरे नियम का पालन करता है। तो ये तो पूरा समझ में आया क्या कि कूलम के नियम के सदिश रूप को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। अब देखते हैं हम लोग कि कूलम के नियम के सदिश रूप के
क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। अब देखते हैं कूलम के नियम के सदिश रूप के क्या महत्व है। तो अब देख रहे लिखा गया है कूलम के नियम के सदिश रूप के निम्नलिखित महत्व है। पहला महत्व क्या है, तो अब देखिए अभी क्या, अब देखिए ये अब डायग्राम बनाए थे तो ये देखे थे कि अगर यहाँ पर ये Q1 चार्ज है और अगर ये Q2 चार्ज है, ठीक है, तो अब क्या देखे थे कि ये इधर फोर्स लग रहा था F12 Q1 द्वारा, एक Q1 पर Q2 द्वारा, और इसको आप क्या बोले थे F21 यानी Q2 पर फोर्स लग रहा था Q1 के द्वारा। तो देख रहे हैं कि Q2 के द्वारा Q1 पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और Q1 के द्वारा Q2 पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, यानी कि दोनों एक दूसरे पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। और आपको रिजल्ट जो मिला था वह ये मिला था F12 वेक्टर इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर। माइनस साइन क्या बताता है, अपोजिट डायरेक्शन, और ये इक्वल है, इसका मतलब क्या कि मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो वही लिखा गया है कि दो आवेश एक दूसरे पर समान और विपरीत दिशाओं में, समान और ये माइनस बता रहा है विपरीत दिशाओं में बल आरोपित करते हैं, इसलिए कूलम का नियम न्यूटन के गति के तीसरे नियम का पालन भी करता है। यानी कि न्यूटन के तीसरे नियम आप पढ़े थे तो उस नियम का भी ये पालन करता है। नेक्स्ट, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है। आप देख रहे हैं यहाँ से स्टूडेंट्स कि अगर ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, तो इसी दोनों को मिलाया गया लाइन, तो उसी को अगर आगे बढ़ाते हैं तो ये इधर चला जाता है और इसको इधर बढ़ाते हैं तो ये इधर चला जाता है। तो दोनों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में ही लग रहा है, चाहे वो इस दिशा में हो या फिर इस दिशा में, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, केंद्रीय बल। तो ये तो रहा क्या, कूलम के नियम के सदिश रूप के महत्व। अब देखते हैं कि कूलम के नियम की क्या क्या सीमाएं हैं। तो इसको हम पहले मिटा देते हैं और हेडिंग है हम लोग का इसके बाद लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ, यानी कूलम के नियम की सीमाएं, यानी कूलम के नियम की क्या सीमाएं हैं। तो लिखेंगे हम लोग क्या, अब लिख भी सकते हैं, कॉपी में नोट कर सकते हैं, कूलम के नियम की निम्नलिखित सीमाएं हैं। और पहला पॉइंट में क्या लिखेंगे, तो ये कि जो चार्ज है वह रेस्ट चार्ज होना चाहिए, यानी कि स्थिर आवेश होना चाहिए। पहला क्या लिखेंगे कि आवेश स्थिर होना चाहिए, यानी कि स्थिर आवेश होना चाहिए। कूलम का नियम किसके लिए लागू है, तो यह रेस्ट चार्ज के लिए लागू है। दूसरा पॉइंट कौन सा, कि जो भी हम लोग चार्ज देंगे वह क्या होना चाहिए, बिंदु आवेश, यानी कि पॉइंट चार्ज होना चाहिए। तो बिंदु आवेश का मतलब यह हुआ कि आवेश का साइज यानी आवेश का आकार दोनों आवेशों के बीच की दूरी की तुलना में बहुत ही कम होना चाहिए, ठीक है। और जो तीसरा पॉइंट लिखेंगे वो ये लिखेंगे कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी कम से कम नाभिक के आकार की होनी चाहिए, यानी कि न्यूक्लियर साइज के बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब ये कि आप न्यूक्लियर साइज यानी कि नाभिक का आकार कितना होता है, 10 का पावर माइनस 15 मीटर, इससे अधिक होगा तो कूलम का नियम लागू होगा, अगर इससे कम होगा तो कूलम का नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि वहां पर विद्युत बल काम करना बंद हो जाता है, वहां पर नाभिकीय बल काम करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस लेक्चर में देखें कूलम के नियम के सदिश रूप के बारे में, दूसरा कूलम के नियम के सदिश रूप के क्या महत्व है, और कूलम के नियम की सीमाएं। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहें। और अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड की जाए आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।